अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बिज़नेस मैथमेटिक्स को कवर करना है, यानी कि कोर्स जिसका कोर्स कोड है 5405 एंड 1429। ठीक है, अब हमने सबसे पहले आज हमने इस लेक्चर में कवर करना है चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। फर्स्ट पे हमारा कोर्स कोड क्या है, हमारा 1429 या फिर 5405 भी कहते हैं हम इसे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास गिवन है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर चूजिंग एन ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 15 एट रैंडम। अब उन्होंने कहा कि सैम्पल स्पेस अगर हमारे पास 1 to 15 गिवन है तो उसमें से आपने ऑड नंबर्स को बताने हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो ताक अदाद होते हैं, जैसा कि 1 3 5 7 इस तरह से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सैम्पल स्पेस 1 to 15 तक। तो सोल्यूशन में अब हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस, यानी इसको हम ज़ाहिर करेंगे एस से। एस इज़ इक्वल, अब हमारे पास रैंडम नंबर्स गिवन है 1 to 15 तक, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक। तो उन्होंने कहा था क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, उन्होंने कहा कि सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है ऑड नंबर्स की। अब इसमें ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो कि ताकदार होते हैं, उसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह से। अगर वो कहते हैं इवन नंबर्स यानी जुफ्त तादाद, तो हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि 1 to 15 हमने क्या लिखना है? ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से हैं हमारे पास? 1 3 5 7 9 11 13 15। अब 1 to 15 में हमारे पास ये ऑड नंबर्स गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हल हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। अब उन्होंने कहा कि इसका डिफरेंस बताना है हमने, इनमें क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो चलते हैं इसके डिफरेंस की जानिब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को। इफ़ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन इवेंट प्रिक्लूड्स द ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि उन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट के अगर हमारे पास इवेंट आई है और इवेंट जे है, अगर हम इसका इंटरसेक्ट लें तो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी खाली सेट यानी एम्प्टी। लेकिन शर्त ये है कि अगर आई और जे जो कि आई से बिलोंग करते हैं, वो दोनों इक्वल वैल्यूज़ ना हों। इसको मैं आपको एग्जांपल से शो करती हूँ। जैसा कि अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास सबसेट की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 6 तक। इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू ए की गिवन है 1 2, बी की 3 4, सी की 5 6। अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देखें तो इसमें हम इंटरसेक्ट का यूज़ करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। अब उनकी कंडीशन क्या थी कि ए की वैल्यूज़ जो हैं वो बी की वैल्यूज़ के सेम ना हो, और ना ही बी की वैल्यू सी की वैल्यू के सेम हो, और ना ये आपस में एक दूसरे के सेम कोई भी वैल्यू ना हो इसमें। तभी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा ना इंटरसेक्ट लेंगे तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि जब हम ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी करते हैं, तो जब हम इसका इंटरसेक्ट लेते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कैसे लेते हैं कि अगर सेम वैल्यूज़ पाई जाएँ तो हम वो आती हैं। अब इसमें कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि एम्प्टी हो गया। आंसर है एम्प्टी। अगर हमारे पास इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा तो हाँ ये होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन इसी तरह से अगर हम कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स को देखें, कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है कि एक सेट ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ़ देयर यूनियन मेक्स द होल सैम्पल स्पेस। अब उन्होंने कहा कि उनका यूनियन कंप्लीट सैम्पल स्पेस बनाता है, यानी कि उसको हम इस तरह से शो करते हैं। और इसको भी मैं आपको पहले एग्जांपल शो करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब भी फ़र्ज़ करें हमारे पास यही वैल्यूज़ हैं जो मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए लिए थी। सैम्पल स्पेस हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की और सी की। अब कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है कि हम यूनियन लेते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी जब हम लेंगे, यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठी मिलाकर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट वैल्यूज़ आ गई तो हम इसे क्या कहते हैं, कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसी तरह से अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देखें तो उसमें हम अगर सेम वैल्यू पाई जाए, अगर यहाँ पे 1 2 होता और यहाँ पे 1 3 होता, तो और यहाँ पे 5 या 1 होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 1 सेम हो गई थी वैल्यू। अगर सेम होती तो फिर हम यहाँ पे 1 लिखते, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी आपस में सेम नहीं है, तो इसका इंटरसेक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है,
अब यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आंसर हमेशा ये आएगा, तो फिर ये क्या है, वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन अगर हम यूनियन सबको मिलाकर लिखेंगे, यूनियन लेंगे यानी कि, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर पायलट स्कूल will be admitted is 0.5. If 3 applicants are selected at random, what is the probability that? अब उनका किसकी probability फाइंड करनी है। फर्स्ट पे अगर हमारे पास all 3 will be admitted, नंबर बी पे none will be admitted, मैं ये डी डबल लिख दिया, सिंगल आएगा, ओनली वन विल बी एडमिटेड। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा मैं बताती हूँ अब आपको। फर्स्ट पे उन्होंने कहा है कि आल थ्री विल बी एडमिटेड, कि तीनों एडमिट होंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फर्स्ट इवेंट की क्या होगी 0.5, सेकंड की भी 0.5 होगी और थर्ड की भी 0.5 होगी, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे इंटरसेक्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट वन इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, यानी कि इवेंट टू, ई थ्री यानी इवेंट थ्री, यानी टोटल 3 इवेंट्स थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, यानी इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.125। अब नेक्स्ट पे उन्होंने कहा है नंबर बी पे, नन विल बी एडमिटेड, इनमें से कोई भी एडमिट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, जब हम नहीं का जिक्र करेंगे तो ये जैसा कि रूल, मैं आपको पहले रूल्स को, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के रूल्स आते होंगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास गिवन है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ जो है ना, वो रियल नंबर के दरमियान होती है, 0 और 1 के दरमियान। फर्स्ट रूल ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड रूल क्या है कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसको हम 1 से माइनस करते हैं इवेंट को, तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट यानी प्राइम आ जाता है। जैसा कि नॉट अकर हो, इवेंट कोई भी अकर ना हो, तो फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आता है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने कहा है नन विल बी एडमिटेड, यानी कि कोई भी इवेंट ऑकर नहीं कर रहा, यानी कि इसका प्राइम यानी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस जो हमारे पास इवेंट ऑकर है उसको माइनस कर देंगे, जैसा कि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम यानी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इसमें से जैसे हम माइनस करेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.5। नेक्स्ट अब क्या करना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब तीनों इवेंट ऑकर नहीं, यानी कि कोई भी ऑकर नहीं कर रहा इवेंट, तीनों जब ऑकर नहीं करेंगे तो हमारे पास प्राइम में वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे तीनों एडमिट हो रहे थे तो यहाँ पे प्राइम नहीं आया था। अब जहाँ पे एडमिट नहीं हो रहे तो यहाँ पे हम प्राइम में वैल्यूज़ यानी कॉम्प्लीमेंट में वैल्यूज़ लिखेंगे, तो सिंपल वही फार्मूला होगा और सिंपल हमने प्राइम लगा देना ऊपर यानी कॉम्प्लीमेंट। तो अब कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 प्राइम 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 आया था। इस सब फर्स्ट इवेंट के लिए भी यही वैल्यू आ जाएगी, सेकंड इवेंट के लिए भी और थर्ड इवेंट के लिए भी। तो अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है 0.5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0.125। नेक्स्ट है अब लास्ट वन सी पे, ओनली वन विल बी एडमिटेड। अब इनमें से उन्होंने कहा है कि कोई भी एक जो है ना इवेंट वो एडमिट हो रहा है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें फर्स्ट वाला हम कर लेते हैं कि एडमिट हो रहा है, जबकि सेकंड और थर्ड नहीं के ज़िम्मे में आते हैं, प्राइम लगा दिया इसीलिए। अब जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्राइम पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री प्राइम। ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन की वैल्यू क्या थी 0.5, जो कि हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में। ई टू प्राइम की वैल्यू अगर हम निकालेंगे सेम इसी तरह से 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 ही आएगा ई टू का भी, इस तरह से ई थ्री का भी 0.5 ही आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.125। ठीक है, ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, आ स्टूडेंट एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग एन ए इन मैथ कोर्स एट 0.4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग बी एट 0.3। अब ए पे उन्होंने क्या गिवन वैल्यू दी है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी 0.4, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी 0.3। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी विल नॉट रिसीव एन ए। तो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, जब विल नॉट रिसीव एन ए, नॉट का आ गया, जहाँ पे नॉट का जिक्र है, मैंने पहले भी कहा था जहाँ पे इवेंट ऑकर ना हो या नॉट का जिक्र है, तो वहाँ से हम प्राइम यानी कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू लिखते हैं और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या गिवन थी 0.4, जब हम इसको नॉट के जुम्मे में लाएंगे यानी कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, तो 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फार्मूला है सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन की जानिब। तो अब वन में से 0.4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0.6। नेक्स्ट है बी पे चलते हैं, विल नॉट रिसीव अ बी। अब बी की वैल्यू अब हम अगर रिसीव ना करें, अब यानी कि बी इवेंट ऑकर ना करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3 है। तो प्राइम में जब वैल्यू जाएगी तो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.7। नेक्स्ट है विल रिसीव नाइदर एन ए और नॉर बी। अब उन्होंने कहा है कि ना ही वो ए रिसीव करे और ना ही बी रिसीव करे, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला सेकंड थर्ड रूल यूज़ करेंगे। थर्ड रूल हमारे पास क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी का, इफ़ द इवेंट E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन आइदर इवेंट E1 विल ऑकर और इवेंट E2 विल ऑकर। अब यहाँ पे ऑकर है, यहाँ पे उन्होंने कहा है नाइदर, यानी कि ना ऑकर हो, तो फिर वहाँ पे प्राइम का जिक्र आता है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्राइम लगा देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्ट बी प्राइम। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर का जिक्र आया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ना ही ए और ना ही बी, नाइदर का भी जिक्र आया और नॉर का भी जिक्र आया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट का इजाफा किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है, प्लस नहीं करना, क्योंकि नॉर का जिक्र है ना। तो इस तरह से अब हम इनको सेपरेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम। इंटरसेक्ट जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 0.6 0.7 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम क्या थी, ये 0.6 सेंटर में मल्टीप्लाई 0.7 इसकी वैल्यू है। अब जब हम इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अर्न कंटेन, अर्न क्या होता है, अर्न एक कंटेनर होता है जिसमें हम चीज़ें पुट करते रखते हैं। एन अर्न कंटेन्स 8 ग्रीन dotted balls, 10 green striped balls, 12 blue dotted balls, and 10 blue striped balls. If a ball is selected at random from the urn, what is the probability that the ball will be? फर्स्ट पे कंडीशन बताई है ग्रीन और स्ट्रिप्ड, नेक्स्ट डॉटेड, नेक्स्ट सी पे गिवन है हमारे पास ब्लू और डॉटेड। चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। अब हमारे पास ये गिवन डाटा है, ग्रीन डॉटेड बॉल्स कितनी हैं 8, ग्रीन स्ट्रिप बॉल्स 10, ब्लू डॉटेड बॉल्स 12, ब्लू स्ट्रिप बॉल्स 10। अब टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई, सबको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। टोटल बॉल्स कितनी है 8 10 12 10, कितने हो गए 40। अब चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट पे उन्होंने कहा है कि ग्रीन और स्ट्रिप्ड, ग्रीन भी हो या स्ट्रिप्ड हो, ग्रीन हो या स्ट्रिप्ड बॉल हो, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड। ठीक है, इज इक्वल टू, जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसका फार्मूला जहाँ पे और का जिक्र आ जाए तो वहाँ पे हम ये लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्ट। ठीक है, नाम इसको माइनस करते हैं। ग्रीन और स्ट्रिप बॉल्स के लिए, ग्रीन के लिए हम यूज़ करते हैं जी और स्ट्रिप के लिए एस यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला है थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यूनियन स्ट्रिप्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्ट एस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी मतलब ग्रीन, अब उन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है हमारे पास, जैसा कि गिवन डाटा में हमारे पास था, उन्होंने कहा ग्रीन, ग्रीन कौन कौन सी हैं, ग्रीन ये भी है ग्रीन ये भी हैं, 10 और 8 कितने हो गए 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 और टोटल कितनी है हमारे पास बॉल्स 40। 18 को 40 से हम डिवाइड कर देंगे तो 18/40 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी स्ट्रिप्ड, अब स्ट्रिप्ड कौन कौन सी है हमारे पास, ये 10 स्ट्रिप्ड है और ब्लू वाली स्ट्रिप्ड यानी ये भी 10 है, 10 और 10 20। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 20 और टोटल बॉल्स कितनी हो गई 40 माइनस, अब जी ग्रीन और स्ट्रिप्ड, ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, ग्रीन और स्ट्रिप्ड कितनी है, ग्रीन भी और स्ट्रिप्ड भी हो तो ये बस एक ही है 10, 10 लिखेंगे 10/40 आ जाएगा माइनस। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, 18 + 20 - 10, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/10।
ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है नंबर बी पे डॉटेड, उन्होंने कहा था डॉटेड फाइंड करना है। अब डॉटेड के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटेड बॉल्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी से शो कर लेते हैं डॉटेड को, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो डॉटेड बॉल्स कौन कौन सी हैं, डॉटेड 8 है और 12 है। 8 और 12 कितने, 20। 20 बाई टोटल से डिवाइड करेंगे 40 इज इक्वल टू 1/2, और आंसर आगे इसको डिवाइड करके 0.5। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटेड बॉल्स क्या आ गई हैं, 0.5। नेक्स्ट है ब्लू और स्ट्रिप्ड। अब फिर और का जिक्र आ गया तो हमने ये दोबारा से यही फार्मूला यूज़ करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट डी। अब ब्लू के लिए बी यूज़ करते हैं और डॉटेड के लिए डी यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट डी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी ब्लू, ब्लू देखते हैं हम, ब्लू ये दोनों हैं। 12 और 10 कितने हो गए, 22। 22/40 लिखते हैं। अब डॉटेड, डॉटेड कौन कौन सी हैं, 8 वाली हैं और ये 12। 12 और 8 20, 20/40 माइनस, अब ब्लू भी और डॉटेड भी हो, ब्लू ब्लू भी और डॉटेड भी हो, तो ये है हमारे पास ब्लू डॉटेड 12। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, 12/40। अब फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले वैल्यूज़ को प्लस और माइनस करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट 0.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंगल डाई इज रोल्ड एंड ईच साइड हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4 कॉन्सिक्यूटिव 6s। अब इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा है कि फ़र्ज़ करें अगर हम एक डाई को यानी कि लूडो के दाने को जब हम रोल करते हैं तो उसकी हर एक साइड के इक्वल चांस होते हैं ऑकर होने के, यानी कि कोई भी साइड आ सकती है, 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है, तो कोई भी साइड हमारे पास आ सकती है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर 4 दफ़ा 6 ही आ जाए। ठीक है, जब हम लूडो के दाने को रोल करते हैं तो हर 4 दफ़ा 6 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल कितने चांस हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, टोटल 6 होते हैं। इस तरह से हमारे पास सबसेट है हमारे पास 1 से लेकर 6 तक। अब उनका है कि अगर 4 दफ़ा हम रोल करें लूडो के दाने को तो अगर 6 ही आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, यानी कि 6 आया है। 4 टाइम हमें थ्रू किया है दाने को तो हमारे पास क्या आया है, 6 ही आया है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट 6 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1296, फिर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अभी किस रूल के अकॉर्डिंग है, जैसा कि हमने पहले रूल पढ़ा था कि अगर इवेंट हो, इवेंट 1 और इवेंट 2 हो, दोनों ऑकर हों तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में आती है। इस तरह सेम ये है कि जब हमारे पास 4 टाइम इवेंट ऑकर है और तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 3 रेड स्ट्रिप बॉल्स। अब फर्स्ट के हमारे पास एक कंटेनर है या बॉक्स कुछ भी समझ लें, उसमें 3 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं, 8 सॉलिड बॉल्स हैं और 6 येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, 4 सॉलिड येलो बॉल्स हैं एंड 4 ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हैं। अब उनका है कि आप बॉल सिलेक्टेड रैंडम बॉल को सिलेक्ट करना है। अब फर्स्ट पर उनका कंडीशन दिया, क्वेश्चन का हिस्सा है ये भी, फर्स्ट ए पार्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ येलो। अब उनका है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल जो है वो येलो हो, गिवन डैट रैंडमली सिलेक्ट करना है हमने, गिवन डैट इज स्ट्रिप्ड फॉर। अब हमारे पास येलो बाय स्ट्रिप्ड है तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्ट स्ट्रिप्ड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास रेड स्ट्रिप्ड गिवन है 3, सॉलिड स्ट्रिप सॉलिड टोटल 8 है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। कंप्लीट हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, इसको टोटल करेंगे, टोटल हमारे पास है 25। इस तरह स्ट्रिप्ड कितने हो गए, स्ट्रिप्ड ये वाला है और ये वाला है, 3 एंड 6 कितने, 9 और ये वाला है 9 एंड 4 13, 13 से ट्रिप्ड हो गए। और येलो कितने हैं, येलो ये है 6 एंड येलो ये सॉलिड येलो भी है 6 एंड 4 10। ठीक है, स्ट्रिप 13 है और येलो 10 है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं येलो और स्ट्रिप्ड इंटरसेक्ट में क्या होता है, जो दोनों में पाए जाएँ।
तो क्या है कि 6 जो दोनों में पाए जाएँ, येलो और स्ट्रिप दोनों होने चाहिए, तो 6 है। 6 बाय टोटल क्या होगा 25। इसी तरह से 13 के स्ट्रिप्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड की, तो स्ट्रिप्ड कितने हैं, स्ट्रिप्ड ये था और ये था 6 एंड 4 10, स्ट्रिप्ड 13 बाय 25 हो गया। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 बाय 13। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप्ड गिवन दैट इज़ रेड। अब रेड गिवन है और स्ट्रिप्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका क्या फार्मूला होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय आर यानी कि स्ट्रिप्ड बाय रेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड इंटरसेक्ट रेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब स्ट्रिप्ड भी और रेड भी हो तो कौन सी है स्ट्रिप्ड और रेड, रेड स्ट्रिप्ड 3 है टोटल, चलते हैं 3 और टोटल कितनी थी 25। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है यानी 3, तो हम क्या लिखेंगे ये भी 3 बाई 25 इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन करेंगे सिंपल हमारे पास आंसर आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास गिवन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ब्लू गिवन दैट इट इज़ सॉलिड कलर्ड। अब सिंपल यहाँ पे ब्लू और सॉलिड का आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बाय सॉलिड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्ट सॉलिड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो ब्लू और सॉलिड हो, ब्लू भी और सॉलिड भी हो तो कौन सी है, ब्लू भी और सॉलिड भी हो, ब्लू और सॉलिड कोई भी नहीं है यानी कि, तो हम क्या लिखेंगे 0 बाय टोटल कितनी थी 25 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड कितनी है यहाँ पे, सॉलिड हैं 8 ये हो गई एंड 4 ये, बस 8 एंड 4 12 बाई 25 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 बाई 25 ऐसे ही है, मल्टीप्लाई जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये उल्ट जाती है, 25 ऊपर आता है और 12 नीचे, 25 ऊपर 12 नीचे, सिंप्लीफिकेशन कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है हमारे पास, सपोज डैट ई एंड एफ आर इवेंट्स। अब उनके फ़र्ज़ के हमारे पास ई और एफ इवेंट्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 0.6। डिटरमाइन द फॉलोइंग। अब हमने इसको डिटरमाइन करना है, फर्स्ट पे कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास गिवन है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी गिवन है 0.5, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ में हम क्या करते हैं, अगर बटे में आ जाए जैसे हमने लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट वाला एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, जो ई में भी पाया जाए और एफ में भी, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ हमारे पास गिवन ये आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ 0.10 है, तो 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास गिवन है 0.5, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.2। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश ओवर ई। एफ डैश में अब हम सिंपल डैश लगा देंगे, वहाँ पे सिंपल वही फार्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इंटरसेक्ट ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब क्योंकि इसका हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं थी तो सिंपल हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, जब ये इंटरसेक्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई कहलाएगा और ओवर में ऐसे ही आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या होगी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश का 0.5 कैसे आया वैल्यू, ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के लिए हमारे पास फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, किसी भी चीज़ का ए डैश अगर यहाँ पे होता तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आना था। इस तरह से जब हम डैश का फाइंड करेंगे तो 1 को माइनस कर देंगे उसमें से, तो 1 माइनस 0.5 आ गया, 0.5 में 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही आता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या आई है 0.5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास गिवन डाटा में ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे पुट किया बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.2 इज इक्वल टू 0.5, सिंपल कैलकुलेशन की है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 कार्ड्स। अब 3 कार्ड्स ड्राइंग करना है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स एंड गेटिंग 3 किंग्स। अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कर लें कि टोटल कार्ड होते हैं 52,
52 में से उन्होंने कहा है कि 3 कार्ड्स को ड्रा करना है रिप्लेसमेंट किए बगैर। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटरसेक्ट इवेंट 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है ना। ये चांस हो गए। अब उन्होंने 3 किंग्स का है कि करना है हमने, तो हमने 3 किंग्स, टोटल किंग कितने होते हैं, 4 किंग्स होते हैं टोटल, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ये आपको याद होना चाहिए। अब टोटल 4 किंग्स हैं, उनके 3 को ड्रा करना है। 4 में से अब हम एक ड्रा करेंगे तो हमारे पास 4/52 हो गया, फिर एक ड्रा करेंगे 3/52, फिर एक ड्रा करेंगे 2/52। अब पीछे क्या रह गया है 50, सॉरी ये भी नीचे से कम होता रहेगा ना 52 में से चांसेस, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं तो इसमें से हमने एक ड्रा किया तो 51 रह गया, फिर एक निकाल लिया 50 रह गया, ठीक है। इस तरह से अगर 3 हम निकाल लेंगे तो हमारे पास रहेगा 49, यानी कि टोटल हमने ये 50 वाला निकाला है, 51 वाला निकाला है, 52 वाला निकाला है। इस तरह से अब हमारे पास नंबर कितने आ गए, किंग कितने रह गए, पीछे एक किंग रह गया है। नंबर 2 वाला भी निकाल लिया किंग, 3 वाला भी और 4 वाला भी। अब पीछे रह गया एक किंग रह गया और 49 कार्ड्स रह गए हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में हमने इसे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 1/5525। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 10। एन अर्न कंटेन 18 रेड balls, 14 red strip balls, 16 yellow balls and 12 yellow strip balls. Given data ball selected from urn is stripped, what is the probability that it is yellow? फर्स्ट पे क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन है और स्टेटमेंट भी गिवन है हमारे पास। अब स्टेटमेंट में हमारे पास डाटा ये कंप्लीट कर लिया है। अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई 60, ठीक है। बॉल्स को टोटल किया तो हमारे पास बॉल्स कितनी आ गई 60। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन 1 की जानिब। कंडीशन 1 में हमारे पास गिवन डाटा कि अर्न इज स्ट्रिप्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ येलो। स्ट्रिप्ड है और प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये येलो हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बाय स्ट्रिप्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई को हमने येलो से शो किया और स्ट्रिप्ड को एस से। तो इसके लिए सिंपल वही जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्ट एस यानी स्ट्रिप्ड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड। सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट किया। अब फर्स्ट पे क्या है, उन्होंने कहा है येलो भी और स्ट्रिप्ड भी हो, येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो। येलो ये भी येलो और स्ट्रिप्ड है, तो टोटल कितनी है 12 बॉल्स हैं हमारे पास। 12/60 कर लिया। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड। और स्ट्रिप्ड कौन कौन सी हैं, स्ट्रिप्ड ये वाली भी है हमारे पास और ये वाली भी है। 14 + 12 कितने हो गए 26, ठीक है। 26 अब हमने यहाँ पे पुट किया 26/60। सिंप्लीफिकेशन किया, जब हम ये मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 12/60 मल्टीप्लाई 60/26, सिंप्लीफिकेशन की हमारे पास आंसर आ गया 6/13। नेक्स्ट इस तरह से कंडीशन बी हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय नॉट स्ट्रिप्ड, यानी कि उन्होंने कहा है कि गिवन डाटा बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न इज नॉट स्ट्रिप्ड ना हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड। तो हम इसे शो करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को शो करेंगे हम आर से और नॉट स्ट्रिप्ड को नॉट एस से, ठीक है। इस तरह सिंपल वही वो फार्मूला में यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्ट नॉट स्ट्रिप्ड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्रिप्ड। अब रेड भी हो और नॉट स्ट्रिप्ड भी हो तो हमारे पास क्या वैल्यू है, रेड भी हो और नॉट स्ट्रिप्ड भी हो तो हमारे पास वैल्यू है, ये रेड भी है और स्ट्रिप्ड भी नहीं है तो ये 18 है, ठीक है। ये दोनों रेड है ना ये, लेकिन ये स्ट्रिप्ड है, ये स्ट्रिप्ड नहीं है। तो जो स्ट्रिप्ड नहीं है उसको हम 18, वो हमारे पास 18 है तो 18/60 आ गया जो स्ट्रिप्ड नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्रिप्ड कौन कौन सी नहीं है इनमें से, स्ट्रिप्ड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 18 और 16 कितने हो गए 28 34 हो गए, 34/60, ठीक है। अब 18/60 इस तरह आ गया, ये जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगी 60/34। सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/17, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।